राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि पहले तो ये काम कभी किसी ने सोचा नहीं करने का, और अब श्रेय लेने वाले लेकिन आ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इसके बारे में प्रस्ताव सबसे पहले हमारी कैबिनेट में पास हुआ था। देखिए, सवाल अखिलेश और राहुल जी और मायावती जी का नहीं है। 47 में देश स्वतंत्र हुआ और पहली अग्नि परीक्षा तब हुई जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई। उसी दिन यह निर्णय हो गया कि देश की जनता और देश का राष्ट्रवाद क्या चाहता है। जब उस मंदिर के निर्माण जीर्णोद्धार का सवाल आया तो एक बड़ा वर्ग, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और सरदार पटेल सब शामिल थे, उन्होंने कहा इसका निर्माण हो जाए। नेहरू जी का विरोध किया। तमाम वामपंथी ताकतें, जिसमें स्कॉलर्स हैं, जिनके अभी भी कुछ वेस्टेज, कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वे इसके साथ खड़े हो गए। ये भारत का अपमान है, भारत की धर्मनिरपेक्षता का पतन है। उसी दिन निर्णय होगा जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और जब राष्ट्रपति शिलान्यास के लिए गए राजेंद्र बाबू, तब प्रधानमंत्री ने रोका था, पत्र लिख के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप इसमें नहीं जाइए, राज्य का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उसके बाद से लगातार इस विवाद को उन लोगों ने जन्म देते रहे, विवाद को बढ़ाते रहे, हिंदू मन को छोटा करते रहे। हिंदू का विशाल जो एक मन है, विशाल एक सर्वसमावेशी स्वरूप है, उसको एक बाइंदरी में बांधते रहे कि मस्जिद मंदिर। ये सवाल भारत की अस्मिता का है। संप्रभुता बिना अस्मिता का पूर्ण नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अस्मिता को पुनर्स्थापित किया है। जो लोग कह रहे हैं वो बता दें अखिलेश जी की काशी की गंदगी, काशी का वो सकरी गली, काशी की वो भीड़, काशी के वो गंदगी से भरा हुआ शहर, यही उनका दिन है। वो उनके यदि था तो इच्छा शक्ति कहां थी? कार सेवकों को गोली चलाकर मारने वाले लोग आज काशी का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे उन्हें तो गंगा में डुबकी लेकर इस यज्ञ में शामिल होकर, आज तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सभी विपक्ष के नेता वहां जाते, शामिल होते। ये सांस्कृतिक यज्ञ है, राजनीतिक यज्ञ नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन उनका आरोप है कि ये इसका राजनीति से ही लेना देना है, और ये सब कुछ चुनाव के निकट ही ऐसे काम क्यों पूरे होते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि यदि आप जो भी दल, जो भी राजनीति हिंदुत्व से दूर रहेगा, वो भारत में अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। हिंदुत्व को आपने सदियों से दबा कर रखा है। हिंदू होना और हिंदुत्व होना दोनों में बुनियादी अंतर है। हिंदू होना तो हम हिंदू, अपने सेल्फ कॉन्शियस में हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने की का कॉन्शियसनेस, यानी वह सूचकांक, वह चेतना कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होने का तात्पर्य क्या है? यह प्रयोग धर्मी जगह है। इस प्रयोग धर्मिता की रक्षा करनी है। गुलाब के फूल के साथ यदि कांटे नहीं रहेंगे तो गुलाब के फूल का अंत हो जाएगा। प्रकृति कहती है कि अपनी अच्छाई को बचाने के लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा, आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हिंदुत्व नहीं, कमजोर था, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। हमारी जनसंख्या घटी, हमारा क्षेत्रफल घटा, हमारी संस्कृति को संकीर्ण बना दिया गया। आज हिंदुत्व अपनी ताकत के साथ है तो आज हमारी संस्कृति का स्वरूप जापान देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, अमेरिका देख रहा है। आज अमेरिका में दिवाली क्यों मनाया जा रहा है? सिर्फ भारतीय होने के कारण। भारतीय तो पहले भी थे, लेकिन कुछ वर्षों से अमेरिका में दिवाली मनाया जा रहा है। आज जापान क्यों भगवत गीता पर, जर्मनी में भगवत गीता पर इतने अध्ययन क्यों हो रहे हैं? आइंस्टाइन ने भगवत गीता क्यों पढ़ा था? क्या आइंस्टाइन कॉमनल हो गया था? उसको भगवत गीता के साथ बाइबल भी पढ़ना चाहिए था, भगवत गीता के साथ कुरान भी पढ़ना चाहिए था। ये बैलेंसिंग एक्ट से देश नहीं चलता है। हमारी देश की जो पहचान है वो आध्यात्मिक पहचान है। इसलिए रिलीजन और अध्यात्म के बुनियादी अंतर को वे समझ नहीं पा रहे। रिलीजन स्ट्रक्चर्ड होता है, एक पुस्तक, एक दर्शन, एक रास्ता और एक पंथ, और अध्यात्म स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो खुला होता है। एक ही घर में एकादशी एक करता है, दूसरा व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। अध्यात्म किसी पर प्रहार नहीं करता है, अध्यात्म किसी के रास्ते में आता नहीं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो भारत का स्वचेतना से विकसित जो काशी है, स्वचेतना से विकसित जो काशी की प्रक्रिया और परंपरा है, इसीलिए काशी सिर्फ मंदिरों का केंद्र नहीं है, वो ज्ञान का केंद्र है। भारत में यदि एक ज्ञान का सबसे प्राचीनतम केंद्र है तो काशी है, और जिसने आध्यात्मिक बहुलता को, बहुलवाद को, स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म को, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को जन्म दिया है। काशी को मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की का जन्मभूमि मानता हूं। और जो इस स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जिस देश में नहीं है, उस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकता है। आप जाइए, अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है और उसके राष्ट्रपति दो बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। इंग्लैंड सेकुलरिज्म की बात करता है, वहां की रानी क्वीन क्या है?
कस्टडियन ऑफ फेथ हैं, वो 26 जो चर्च के लोग होते हैं उसको हाउस ऑफ लॉर्ड में अपॉइंट करती हैं। तो भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए है कि हिंदू स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में, आध्यात्मिक लोकतंत्र में, आध्यात्मिक जनतंत्र में विश्वास करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के आध्यात्मिक लोकतंत्र में आस्था को आज प्रबल किया है। आज यह देश इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारे पास सिर्फ सेना है, हमारे पास भूमि है, हमारे पास 130 करोड़ की जनसंख्या है। यह देश मजबूत इसलिए है कि हमारे पास एक मजबूत सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं और हमारे दिल में वो संस्कृति बैठी हुई है। जो लोग कहते हैं कि हमें वैभव की जरूरत नहीं है, 1000 साल पहले पलाक्काड केरल में जो मंदिर बना था और साउथ में जितने मंदिर बने हैं, मीनाक्षी टेम्पल को देख लीजिए, रामेश्वरम चले जाइए, ये हजारों साल पहले जो ये मंदिरों का निर्माण हुआ था वो किसका प्रतीक था? जब देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, उसका अध्यात्म आगे बढ़ता है, तो अध्यात्म के प्रतीकों को भी हम सामने रखते हैं। हम सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, प्रेजेंट और पोस्टेरिटी को सामने रखकर काम करते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि वो इतने बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने नई दिल्ली में कॉलोनियल स्ट्रक्चर को बदलकर, लुटियन स्ट्रक्चर को बदलकर कि नई संरचना खड़ी की, बल्कि इसलिए लिखा जाएगा कि उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र के प्रति जो अनास्था का भाव था, जो राज्य की उदासीनता का भाव था, जो नकारात्मकता का भाव था, उसे अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से, अपने सामाजिक दर्शन से, अपने वैश्विक वर्ल्ड व्यू से बदलने का काम किया। और वो मैं बार बार कहता हूं, राजा कालस्य कारणम जो भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था, आज वो साफ दिखाई पड़ता है समाजशास्त्रियों को कि कैसे एक राजा आता है तो देश के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रति अनास्था का भाव पैदा कर देता है, उसे कम्युनलिज्म का प्रतीक बना देता है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री आता है जो उसके प्रति आस्था को जोड़ता है, मजबूत करता है और सर्वसमावेशी राजनीति को आगे बढ़ाता है। एक इसमें छोटी बात जोड़ दूं, जो सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, मैं बता दूं, इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रकाश पर्व, शहीद गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। अब प्रकाश पर्व की तैयारियां, प्रकाश पर्व के प्रति आस्था, प्रकाश पर्व के, ये तो देश संस्कृति से चलता है। हम गोल्डन टेम्पल के प्रति हमारी वही आस्था है जो काशी विश्वनाथ के प्रति है। किसी के प्रति भेदभाव की संस्कृति हमारे संस्कृति में रही ही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को प्रतीक के रूप में आज देश के सामने हैं, एक उदाहरण के रूप में सामने हैं। इसलिए दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ा है। अंत में एक छोटी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। चीन $10 बिलियन सॉफ्ट पावर पर खर्च कर रहा है अपने को दुनिया में फैलाने के लिए। हम विचारों में आगे हैं। भारत के पास इतना सॉफ्ट पावर था जो कुचला हुआ था, दबा हुआ था, मैले के अंदर था। आज सॉफ्ट पावर को प्रधानमंत्री जी ने बिना $10 बिलियन का, शास्त्रों की ताकत, शस्त्र की ताकत, हमारे पास शास्त्र की ताकत थी। शस्त्र की ताकत तो सबके पास हो सकता है, शास्त्र की ताकत नहीं हो सकती है। आज शास्त्र की ताकत का प्रदर्शन भारत अपने इस काशी के पुनर्निर्माण के द्वारा कर रहा है। आलोक भट्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, जो बातें भी राकेश जी ने कही, जिस किस्म के आरोप खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी या भाजपा आरएसएस के विरोधी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है उन्हें इसमें कम्युनलिज्म दिखाई देता है। राकेश जी कह रहे हैं कि ये रिवाइवलिज्म है। आपने भी इस शब्द का शायद इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का उत्थान करें, वहाँ के लिए बड़ी परियोजनाएं लाई जाएं, भारत के ज्ञान को विश्व पटल पर एक बार फिर रखा जाए, जैसे कि योग के लिए किया है इस सरकार ने। इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो जैसे राकेश जी ने भी कहा, पहले तो एक जो आपने बात बोली थी उस समय कि ये मतलब टेम्पल काफी वैभव वाले, जो मतलब काफी बड़ा वो है, तो उसमें मैं एक बोलना चाहूंगा कि पहले तो नॉर्थ में टेम्पल कितने बचे थे जो हम लोग उनको देखेंगे, उनको पूरे वैभवशाली टेम्पल थे, पहले बचे ही कितने थे जो आज होते। अब ये टेम्पल भी 3500 स्क्वायर फीट में था। जब मोदी जी ने इस पे काम शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये 3500 स्क्वायर फीट का था। आज ये 5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा एरिया बना है। तो मतलब साउथ में अगर टेम्पल देखें, साउथ में जैसे तंजावुर का बिग टेम्पल जिसे बोलते हैं, वो 45 एकड़ में फैला हुआ है। तो पुराने टेम्पल तो जितने भी इंडिया में थे, और जैसे अभी राकेश जी ने भी कहा, वो सारे वैभवशाली थे। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपका थॉट बताइए, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। 1962 में नेहरू जी ने फूल वालों की सैर, जो कि जिसके पेट्रन पहले मुगल एम्परर होते थे, उसको शुरू किया था उन्होंने। उसका नाम सैर गुल फरोशन होता था उन दिनों।
ठीक है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है कि आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। नेहरू जी ने 62 में वो चीजें फूल वालों की सैर स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री ने जो इस देश का जो चेतन है अवचेतन और जो मन मस्तिष्क में जिसका मतलब पूरा जो बैठी है बात, उसको अगर उसको आज रिवाइव करने की बात होगी तो उसमें कहाँ पूरा है। और ये मतलब अगर मेजोरिटिज्म की जो बात करते हैं वो अगर मतलब आपको माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटीज की सारी वो चले तो माइनॉरिटिज्म तो सही है, लेकिन अगर वो जो इस देश में जो 80% लोग हैं उनके अगर धर्म की उनकी जो आस्था है उनके प्रतीकों को अगर कुछ बात उसको ठीक करने की बात हो तो वो मेजोरिटिज्म हो जाता है। ये कहाँ की बात है। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे जो इसमें कंचन दादा ने जो सबसे एक बात की थी, जो यहाँ बोलने वाली बात है जो कि इस प्रोजेक्ट से एक जो नई चीज समझ उभर के आई है वो ये भी है कि एग्जीक्यूशन में इस देश में एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक आप उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 में रखी गई थी वो आज 13 दिसंबर 2021 को बनके भी तैयार हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।